Hi everyone, I welcome you all again in our new video of daily the Hindu newspaper based analysis. So let's just start. So for today, let's start with our first question. An autonomous district council under the sixth schedule typically consists of how many members and what is the usual mode of the constitution, है ना? तो सबसे पहली बात जो अगर मैं यहाँ पे आपको सबसे पहली बात मैं आपसे अगर यहाँ पे मतलब करूँ तो सबसे पहले आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए, फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स शेड्यूल डिफरेंस, है ना? तो आपको पता है फिफ्थ शेड्यूल में क्या होता है, ट्राइबल एरियाज आते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के, है ना, स्पेशल एरियाज जिनको मतलब इसमें डाला जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे आपका ये बनती हैं ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल्स, ठीक है। और सिक्स शेड्यूल में क्या होता है, सिक्स शेड्यूल में आपका बनती हैं एडीसी, ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स या एआरसी, है ना। ये आपका चार स्टेट्स में है, जैसे असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, है ना। ये आपको पता होगा। अब फ़र्क क्या है, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ऑटोनॉमी होती है बिकॉज इनके पास थोड़ा बहुत एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पावर भी आ जाती है। इनके कस्टमरी लॉज हो गए, फॉरेस्ट लॉज हो गए, इनहेरिटेंस लॉ हो गए, मैरिज लॉ हो गया, है ना, आपका ये सारी चीज़ों के ऊपर, और एग्रीकल्चर लॉ हो गए, है ना। फिफ्थ शेड्यूल में क्या होता है कि आपका जो टीएसी होता है एज एन एडवाइजरी काउंसिल काम करता है गवर्नर के साथ, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, सिक्स शेड्यूल में थोड़ी ग्रेटर ऑटोनॉमी है बिकॉज यहाँ पे आपको लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव पावर भी मिल जाती है और आपको कंट्रोल मिल जाता है ना। तो कितने मेंबर्स होते हैं, एडीसी में नॉर्मली 30 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 26 आपका जो अडल्ट सफराज है यूनिवर्सल मतलब वोटिंग के थ्रू, और प्लस जो आपका चार है वो नॉमिनेटेड होते हैं बाय गवर्नर, है ना। तो 30 मेंबर्स, 26 सिलेक्टेड एंड 4 नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर। अच्छा, सिक्स शेड्यूल में खास बात क्या है, देखो फिफ्थ शेड्यूल में तो हम ट्राइबल एरियाज को रखते हैं ना एज सच, जो ट्राइबल एरियाज हमें लगते हैं स्पेशल एरियाज या ट्राइबल एरियाज, जो भी उनके हेरिटेज और ये सब चीज़ों के लिए, मतलब उनका जो उनके लैंड पे राइट्स हैं ये सारी चीज़ें प्रिजर्व करने के लिए सिक्स शेड्यूल भी ट्राइबल एरियाज के लिए। लेकिन इसमें क्यों ज़्यादा ऑटोनॉमी है, अब सिक्स शेड्यूल में जो स्टेट्स होते हैं, एक तो पॉपुलेशन फैक्टर तो होता ही है, ठीक है, बट दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि ये ट्राइब्स में भी वो ट्राइबल पीपल हैं जिन्होंने अपना जो प्रिमिटिव वे ऑफ लाइफ है या अपनी जो हेरिटेज है या अपना जो ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल है उसको अभी तक भी बहुत अच्छे से कंजर्व करके रखा हुआ है। मान लो फिफ्थ शेड्यूल के जो ट्राइबल्स है वो अब क्या है, मतलब मेन स्ट्रीम पॉपुलेशन से इन्फ्लुएंस होके उन्होंने अपना वे ऑफ लाइफ ये सारी चीज़ें चेंज कर चुके होंगे या काफ़ी हद तक मिक्स। लेकिन ये क्या है, ये अभी तक भी अपना जो ट्रेडिशन या कस्टम्स या वो सारी चीज़ें या अपना वे ऑफ लिविंग है वो सारी चीज़ें वैसी रखी हुई है। तो उसको और ज़्यादा प्रोटेक्शन लेने के लिए, ताकि बाहर से इन पे कोई मतलब इन्फ्लुएंस ना हो, तो सिक्स शेड्यूल, है ना। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स सलवा जुडूम। ये आपको पता ही होगा, है ना। आपका जो नक्सल प्रोन एरियाज हैं, रेड कॉरिडोर, छत्तीसगढ़ साइड की मैं बात करूँ अगर, तो यहाँ पे क्या था, एक कांग्रेस लीडर थे, उनका जो इनिशिएटिव था उसमें क्या था कि आपका जो लोकल पीपल है, आपका नक्सल्स जो है रेड कॉरिडोर में, उनसे तो जैसे उनसे लड़ने या उनसे बात करने के लिए आपका क्या है, लोकल जो पीपल है उनको प्रोवाइड किया गया वेपन एंड मनी, है ना। लोकल यूथ, इस इनिशिएटिव में काफ़ी लोग इन्वॉल्व भी हुए, फिर बाद में इसका क्रिटिसिज्म भी किया सुप्रीम कोर्ट ने, है ना, ये सब। तो अ स्टेट बैक्ड मिलिशिया मूवमेंट दैट आर्म्ड एंड मोबिलाइज लोकल सिविलियंस अगेंस्ट द नक्सल इंसर्जेंट्स, है ना। तो बिल्कुल सही है, सलवा जुडूम। नेक्स्ट इज विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब आपको पता होना चाहिए एनसीएसटी या एनसीएससी, ये सारे दोनों ही क्या है आपका कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज क्या होती हैं, जिसके लिए स्पेसिफिकली कॉन्स्टिट्यूशन में कोई आर्टिकल हो। और लीगल बॉडीज या स्टेटरी बॉडी क्या होती है कि जो किसी एक्ट से बनी होती है, देयर इज नो नीड ऑफ एनी आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। आप सीधे बिल ले आओ, उसको पास करवा लो पार्लियामेंट में, उसके बाद उस पर प्रेसिडेंशियल असेंट, तो वो एक्ट बन जाता है। उस एक्ट के बेसिस पे फिर कोई बॉडी अपॉइंट कर दो, है ना। तो विच आर्टिकल ऑफ द, ये क्या है आपका कि कॉन्स्टिट्यूशन में है। अब देखो जब हमारा मतलब पहले कॉन्स्टिट्यूशन बना था इनिशियल फॉर्म में, तो आपका आर्टिकल 338 था। उसमें क्या था कि जो ये स्पेशल पीपल होते हैं ना, ये सब शेड्यूल्ड पीपल होते हैं, इनके लिए एक स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट करो, क्या करो, स्पेशल ऑफिसर। लेकिन स्पेशल ऑफिसर अकेला क्या करेगा, इसलिए क्या हुआ, बाद में इसमें अमेंडमेंट किया गया था 338A, जिसके हिसाब से इसमें कमीशन बनाई गई, जिसमें आपका चेयरमैन, वाइस चेयरपर्सन, ठीक है, प्लस 3 मेंबर्स और होते हैं, वाइस इनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। अब देखो 338 है आपका एनसीएससी के लिए और 338A है आपका एनसीएसटी के लिए, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब मुझे ये बताओ
कि ये क्या मतलब होता है ए का मतलब देखो कैपिटल लेटर जब किसी भी आर्टिकल के बाद लगता है इसका मतलब कि वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। फिर चाहे वो ए बी सी, वो तो डिपेंड करेगा ना कि अगर 3 बार अमेंडमेंट की गई हो 338 में, तो 338 ए हो सकता है, 338 बी हो सकता है ना, फिर क्लॉज सब क्लॉज ये सारी। बट आप ये समझो कि इसका मतलब होता है रिसेंट अमेंडमेंट। जब भी कैपिटल लेटर आता है किसी आर्टिकल के साथ ऐसे, तो इसका मतलब होता है कि कोई रिसेंट अमेंडमेंट है या ये आपका ओरिजिनल आर्टिकल में नहीं था। ठीक है, तो आर्टिकल 338 ए का मतलब है कि ये आपका रिसेंट अमेंडमेंट है, तो इंसर्टेड बाय 65th अमेंडमेंट प्रोवाइड्स फॉर द, ये क्या है 338 ए आपका प्रोवाइड करता है एनसीएसटी, और 338 जो ओरिजिनल वाला है वो एनसीएससी है ना, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज आसियान। आसियान आपको पता ही है, साउथ ईस्ट एशियन जो नेशन है। साउथ ईस्ट मतलब कि ये अगर हमारा इंडिया है तो इसके साउथ, ये जैसे आपका इसका ईस्ट और इसका साउथ, तो यहाँ कहीं है ना। तो इसमें आपका सबसे पहला क्वेश्चन तो बेसिक पूछ सकते हैं क्या चाइना है, नहीं है। चाइना आपको किस में माना जाता है, ईस्ट एशिया में, तो ये नहीं है। साउथ ईस्ट एशिया में जैसे आपका कंबोडिया हो गया, लाओस हो गया, फिलीपींस हो गया, थाईलैंड हो गया, वियतनाम हो गया, सिंगापुर हो गया, ब्रुनेई हो गया, ठीक है, मलेशिया हो गया। आपको समझ आता है, यहाँ वाले जो सारे नेशन है लाइन में आते हैं म्यांमार के बाद है ना। तो जो आसियान ये बना, तो ये बना किससे था, बैंकॉक डिक्लेरेशन से है ना, इन 1967। तो इसमें और क्या है, एशियन वाज फाउंड बाय बैंकॉक डिक्लेरेशन, बिल्कुल सही। एंड करेक्टली इंक्लूड्स 10 मेंबर, बिल्कुल सही। 10 अभी है। इंडिया इज नहीं, बिल्कुल, ये देखो लास्ट में छोटी सी चीज से गलत हो गया, इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ द एशियन। एशियन इज हेडक्वार्टर्ड इन जेनेवा, बिल्कुल गलत। एंड वाज फॉर्म्ड इन 1945। जेनेवा तो स्विट्जरलैंड में, उससे मतलब ये तो सेंस ही नहीं बनती। एशियन वाज established in the Bangkok Declaration and currently comprises 10 countries. India is C, बिल्कुल सही है ना। नेक्स्ट इज लद्दाख बिकेम अ सेपरेट यूटी। अब लद्दाख में आजकल प्रोटेस्ट चल रहा है, किसके लिए, स्टेटहुड की मांग हो रही है, और साथ में शेड्यूल 6 स्टेटस। मैंने आपको बताया शेड्यूल 6 स्टेटस क्यों चाहिए, ताकि और ज़्यादा ऑटोनॉमी हो अपना जो भी अफेयर्स को मैनेज करने की। अच्छा, लद्दाख बना कब था यूटी, आपको पता है 2019 में आपका आर्टिकल 370 हटाया गया था, जिसके बाद आपका पहले ये हटाया गया, फिर उसके बाद आपका JNK स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 पार्लियामेंट को एम्पावर करता है टेरिटरी वगैरह में चेंज करने के लिए है ना, ये वो। सो इसमें आपको डायरेक्ट स्टेट की मतलब परमिशन एंड ऑल की नीडेड नहीं होती, बस हाँ इसमें एक फॉलो कैंडी दी जाती है कि आपका जो पहले प्रेसिडेंट स्टेट के पास भेजता है, फिर स्टेट का जो भी आपका सजेशन हो वो बाइंडिंग नहीं होता है। अब यहाँ पे क्या है कि इससे क्या हुआ था कि JNK को अलग करके, JNK अलग और लद्दाख अलग है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए। JNK भी यूटी, लद्दाख भी यूटी है ना, लेकिन JNK इज अ यूटी विद लेजिस्लेचर, यहाँ पे इनकी अपनी असेंबली है, और लद्दाख इज अ यूटी विदाउट लेजिस्लेचर। समझ आता है, तो लद्दाख में आपका जो भी अगर लेजिस्लेचर नहीं है तो आपका जो मेन होगा, ये सारी चीज़ें आपको पता है कि जहाँ पे यूटी हो, जैसे आपका विद लेजिस्लेचर के केस में वहाँ पे अलग सिस्टम होता है, विदाउट लेजिस्लेचर के केस में वहाँ पे अलग सिस्टम होता है। क्या सिस्टम होता है ये आपको पता होना चाहिए, लेफ्टिनेंट जनरल वगैरह है ना, ये सारी चीज़ें, गवर्नर है ना। तो लद्दाख became a separate union territory after the 2019 revocation and recognition, बिल्कुल सही, सी ऑप्शन। The sixth schedule to the constitution mainly deals with, sixth schedule direct question, administration of scheduled all Indian states, बिल्कुल गलत। फाइनेंशियल रिलेशन बिल्कुल गलत, फाइनेंशियल रिलेशन इससे नहीं होते। फाइनेंशियल रिलेशन आपका जैसे आपका फाइनेंस कमीशन है ना, आर्टिकल कौन सा होता है फाइनेंस कमीशन का, आर्टिकल 280 है ना। जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स इन हाई कोर्ट, बिल्कुल नहीं। स्पेशल प्रोविजंस फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज, ADC बनती है, RC बनती है इन सर्टेन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, जिसमें आपका आते हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम है ना, तो C बिल्कुल सही। नेक्स्ट इज IT एक्ट 2000 दिस सेक्शन प्रोवाइड सेफ हार्बर। अच्छा, IT एक्ट का आपको पता होगा, IT एक्ट का आपका सेक्शन जो 69A है, उसमें मतलब आपका क्या है कि सरकार किसी भी सोशल मीडिया एंटिटी को नोटिस जारी कर सकती है टू ब्लॉक और रिमूव अ कंटेंट ऑन ग्राउंड्स। ये आपका श्रेया सिंघल केस में मतलब बताया गया है सुप्रीम कोर्ट ने, पहले तो ऐसा नहीं था, बट 69A को ही और रिफाइन वे में एक्सप्लेन किया गया कि ऑन ग्राउंड्स मेंशन्ड इन आर्टिकल 19(2), जो कि आपका बताता है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस टू फंडामेंटल राइट ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन 19(1)A। आपको पता है, ये हमने पिछली मतलब वीडियो में करा हुआ है कवर। अब मुझे ये बताओ कि 69A को तो रिफाइन किया किसमें, श्रेया सिंघल केस में। और एक और चीज़ आपसे मैं पूछूंगा, वैसा मैं बता ही देता हूँ, आपको पता होना चाहिए सेक्शन 60 मतलब IT एक्ट का ये वाला सेक्शन जो था 66A, उसको रिमूव भी किया गया था इसी केस में। अब सेफ हार्बर क्या होता है, सेफ हार्बर मतलब कि आपका आर्टिकल जो इसका सेक्शन 79 है, उसमें क्या है, सेफ हार्बर मैकेनिज्म है।
जिसका मतलब क्या है कि अगर कोई यूजर, जैसे मान लो मैं आपका इंस्टाग्राम का यूजर हूँ, ठीक है, तो मैं अगर कोई चीज पोस्ट करता हूँ इंस्टाग्राम पे, तो अगर मेरा जो कंटेंट है वो अगर कंट्रोवर्शियल है या जिस पे कोई केस वगैरह फाइल होता है, तो उसके लिए जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो जिम्मेदार नहीं होता है, नहीं माना जाता है। मतलब उनको सेफ हार्बर दिया जाता है कि आप अपने यूजर को एक मतलब प्लेटफॉर्म दे रहे हो, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप हर किसी की छोटी छोटी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, नहीं। मतलब इसमें सोशल मीडिया एंटिटी को सेफ माना जाता है। लेकिन हाँ, इसका भी एक एक्सेप्शन है रिसेंट अमेंडमेंट से 79 में भी। पहले तो सेफ है, लेकिन अगर आप डायरेक्शन के बाद भी रिमूव नहीं करते तो सोशल मीडिया वाला जो एंटिटी प्लेटफॉर्म है वो खुद भी इन्वॉल्व होगा उसी चीज में, मतलब माना जाएगा रिस्पॉन्सिबल, है ना। तो सेफ हार्बर का भी एक लिमिटेशन ये आपको समझ आना चाहिए। नेक्स्ट इज द श्रेया सिंगल जजमेंट हेल्ड दैट। तो सेक्शन 66 फुल नहीं, बिल्कुल ये तो हटाया गया था, ठीक है। इंटरमीडिएट विदाउट नहीं, प्रोसीजरल सेफगार्ड्स होने चाहिए, उसके बिना आप पेनलाइज नहीं कर सकते, है ना। पहले आपको सेफगार्ड मैकेनिज्म देना पड़ेगा। कंटेंट कैन ओनली बी ब्लॉक्ड फॉलोइंग द ड्यू प्रोसेस, बिल्कुल ड्यू प्रोसेस फॉलो होनी चाहिए जो लॉ में आपका, बाय फॉलोइंग द लॉ मेड फॉर दिस, है ना। ऐसे ही नहीं कि आर्बिट्ररी कुछ भी कर दिया, किसी भी चीज़ पे नोटिस भेज दिया विदाउट एनी रीजन, है ना, या विदाउट एनी ड्यू प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल अंडर सेक्शन 69A, है ना, इसके तहत नोटिस भेज सकते हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड्स मेंशन्ड इन आर्टिकल 19(2) या फिर कोई कोर्ट ऑर्डर हो। तो इससे क्या किया कि सरकार की जो ये नोटिस भेजने की पावर है कि किसी भी रैंडम चीज पे नोटिस, उसको थोड़ा सा कर्व किया, मतलब कंट्रोल में लाया, है ना, कि आप ऐसे ही नहीं भेज सकते। आपको पहले तो सेक्शन 69A के अंदर अगर आप कोई भी नोटिस भेजते हो तो आपका ग्राउंड्स कौन से हो सकते हैं, सिर्फ आर्टिकल 19(2) वाले, मतलब कि जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होती हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की, आपको पता है मैंने, है ना, जिसमें आपका काफी सारी चीजें होती है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया, है ना, डिफेमेशन हो गया, सारी चीजें। अब मुझे ये बताओ, या फिर हो सकता है कि किसी कोर्ट से डायरेक्ट ऑर्डर लिया गया हो सरकार के द्वारा, तो फिर हो सकता है ना। तो ये नेक्स्ट इज द अग्नि प्राइम मिसाइल, ये आपका रिसेंटली डीआरडीओ ने टेस्ट किया है ना। इसकी खास बात क्या है, देखो ये इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल है 2000 किलोमीटर तक के आसपास की, है ना। तो ये मतलब आपका यहाँ पे इसकी खास बात क्या है कि इसका जो लॉन्चिंग सिस्टम है या लॉन्चर सिस्टम है, दैट इज मोबाइल। मोबाइल मतलब कि मूवमेंट हो सकती है, लाइक रेल के ऊपर, किसके ऊपर, रेल मतलब कि ट्रेन के ऊपर आप इसको फिक्स कर सकते हैं, फिर इसको लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। अब इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे सबसे पहली बात तो ये है कि इससे सबसे अच्छा फ़ायदा होगा कि जनरली क्या होता है जब भी वॉर या कुछ ऐसे सिनेरियोज होते हैं, अटैक या डिफेंस की बात आती है, तो आपका क्या होता है कि हमने मतलब लॉन्चर बेस उड़ा दिए या लॉन्चिंग लोकेशन उड़ा दी, है ना, किसी भी नेशन की, या ऐसे थ्रेट होता है कि आपका जो इस नेशन का जैसे लॉन्चिंग स्टेशन था या लॉन्च लॉन्च बेस था, है ना, ये सारी चीज़ें, मिसाइल लॉन्चिंग बेस। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो कोई फिक्स बेस है ही नहीं ना, ये तो कहीं भी घूम सकता है, रेल तो कहीं भी घुमा सकते हो आप। तो क्या होता है कि मोबाइल लॉन्चिंग बेस हो गया एक तरह से। इससे क्या हो जाता है कि डिफेंस की जब बात आती है तो आपका जो लॉन्चिंग स्टेशन होता है, लॉन्चिंग बेस, वो हो जाता है अनप्रिडिक्टेबल, मतलब उसकी लोकेशन एग्जैक्ट आपके एनिमी को पता नहीं चलती कि मैं कहाँ पे अटैक करूँ कि इनका मिसाइल लॉन्चिंग बेस ही उड़ जाए ताकि ये मिसाइल हम पे फेंक ना पाए। बट ऐसा नहीं होगा, तो इससे क्या होगा, अनप्रिडिक्टेबिलिटी बढ़ती है लोकेशन की। इससे क्या फ़ायदा होगा कि आपके डिफेंस में और ज़्यादा स्ट्रेटेजिक मतलब एम्पावरमेंट होती है, ग्रोथ होती है ना, ये आपको पता होना चाहिए। So that's all for the day. I hope you like the video. If you like the video, do like the video, comment on the video, share the video, subscribe to the channel. Let's see you all in the next video.